नमस्कार। चौपाल कार्यक्रम में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, चौपाल कार्यक्रम में जो हमारे किसान भाई होते हैं वहाँ बैठकर सुख दुख की बातें करते हैं, खेती बाड़ी की बात करते हैं और वहाँ ये जानते हैं कि भैया कौन कौन सी नई फसलें आ रही हैं, कौन कौन से नए खाद आ रहे हैं, कौन कौन से नए बीज आ रहे हैं, जिन्हें अपनाएं और अपना कर अपनी खेती में उसका उपयोग करें और उत्पादन बढ़ाएं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें। किसान भाइयों, आज की चौपाल में हमारे बीच में जो विशेषज्ञ हैं उनका मैं परिचय करा दूं। डॉक्टर प्रवीण बर्डे जी हैं, आप फल अनुसंधान केंद्र ईटखेड़ी में पदस्थ हैं, उद्यान के विशेषज्ञ हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है प्रवीण जी। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रमोद जी शर्मा, आप पशुपालन महाविद्यालय जबलपुर में पदस्थ हैं, आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे बीच में जो महिला कृषक हैं, पुरुष कृषक हैं, उनका परिचय ले लेते हैं। आप अपना परिचय दें माता जी, अपना परिचय दें, कहाँ से आए आप, बोलें आपसे। हम आए सीहोर जिला से, गांव ढबोटी। हम्म, सीहोर जिला से आए, ढबोटी गांव से पास में, नाम राम सभा। हम पशुपालन का कारण आए हैं कि पशुपालन को अब ये ठंड की व्यवस्था क्या कर सके हम उसको, ये दूध से कम हो गई वो, और पशुपालन का इस पशुपालन को बढ़ाना चाहते हैं जी। ये पशुपालन का इनका डॉक्टर साहब से इनते। और आपकी खेती में आप क्या क्या काम करती हैं? हमारी खेती में हम ये काम करते हैं कि आधी एकड़ जमीन थी हमारे पास में, आधी एकड़ जमीन में हमने काम पशुपालन कर करके और हमने उपतातन कर करके उसमें से 13 एकड़ जमीन बनाई। आधी एकड़ की जमीन की, जो आधी एकड़ जमीन से उससे 13 एकड़ जमीन बनाई। हम ईंट भी बनाते हैं, हाँ, हाथ से ईंट गारा घून के ईंट बनाते हैं। अपना परिचय दें। मैं सीहोर जिला की रहने वाली सुंदरबाई मेरो नाम है। और मैंने मतलब ये पहला तो एक गैया खरीदी, फिर वह 1-1 लीटर दूध देने लगी, फिर 2 पे, फिर दूसरी खरीदी हमने, फिर मतलब डेयरी में दूध देने लगा और फिर थोड़ा 1000-1500 का हफ्ता आने लगा। फिर वे गैया थोड़ी बीमार होने लगी, फिर उनका इलाज करवाया। मेरा नाम है माया, रहने वाली हूँ भूखेड़ी की। और हम चाहते हैं बकरी का धंधा पानी करते हैं हम। अभी क्या करती हैं आप घर पे? घर पे खेती करते हैं, बकरी पालन भी करती हैं? हाँ। और मुर्गी पालन भी करते हैं। अरे बहुत बढ़िया। भाई साहब को माइक दे दो। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल दूरस्थ गांव से माताएं बहनें आ रही हैं। ये पहली बार हमारी चौपाल में आई है। इनकी बात सुन के सच में लगता है कि हमारा भारत देश गांव में बसता है, वहाँ कितनी शुद्ध आत्मा के रूप में हमारी माताएं बहनें रहती। अपना परिचय दें आप। मैं दिलीप सिंह यादव, ग्राम रोंसला जागी, जिला राजगढ़ से आया हूँ। अभी उन्नत खेती में अच्छे से खेती कर रहे हैं और नए नए तकनीक से। जी। मैं विष्णु राजपूत, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, ग्राम कांसू से आया हूँ और मैं खेती करता हूँ सर। मंगलेश वर्मा हूँ, धबोटी से हूँ सर। मैं पशुपालन के लिए आया हूँ सर से कुछ बातचीत करने के लिए, सर से कुछ सलाह लेने के लिए। जी। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि हमारे प्रदेश के विभिन्न गांवों से जो सफल किसान, महिला किसान और पुरुष किसान आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। पहले डॉक्टर प्रवीण जी से मैं जानना चाहूँगा कि हमारे किसान भाइयों को इस समय सामूहिक कार्य क्या करना चाहिए? जो उद्यानी की फसलें हैं जिसमें कि आप मेथी, धनिया, लहसुन और भी जो सब्जियां है, टमाटर, बैगन, इनकी आपने रोपाई कर दी होगी या करने की तैयारी में होंगे। तो आप इसमें ध्यान रखें कि जो भी आप पौधे लगाए या बीज लगाए उसका बीजोपचार करके लगाए, जिससे कि जो आने वाली बीमारियां हैं वो कम आए। तो इसमें जो सब्जियां हैं इसमें आप बीजोपचार और इसमें करके ही लगाए। इसके साथ में जिन किसान भाइयों ने बाग बगीचे लगा रखे होंगे, जैसे कि अमरूद हुआ, आम हुआ, संतरा हुआ, तो इसमें भी आपको इस समय उपयुक्त समय है कि आप इसमें जो बोर्डो पेस्ट है इसको लगाए, जिससे कि जो फफूंद जनित बीमारियां होती है तथा कीड़े होते हैं इसका भी इसमें प्रकोप कम होता है। और साथ में मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि अभी आम का जिन किसान भाइयों ने बाग लगा रखा है उसमें आप जो कटाई छटाई है, जिसमें बरबूटे जिसके कीड़े लाल चींटियाँ लग जाती है, तो उसको आप गुच्छे बन जाते हैं, उसे आप काट दें और साथ में किसी भी सिस्टेमिक
कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में कीड़े का प्रकोप कम हो। सलाह है किसान भाइयों के लिए। किसान भाइयों, जो किसान भाई सब्जी की खेती पौधरोपण करना चाह रहे हैं तो बीज उपचार करके उसको लगाएं। साथ में डॉक्टर प्रमोद जी जो पशुपालक भाई हैं, डेयरी का काम हमारे किसान भाई करते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहिए? इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जिन किसान भाइयों ने अपने गाय, भैंस, बकरियों, सूकरों में खुरपका मुंह पका रोग से बचाव हेतु टीकाकरण नहीं किया है, वो समय रहते कृमिनाशक दवा की एक खुराक खिलाने के बाद खुरपका मुंह पका कर टीकाकरण कर दें, जिससे कि इस रोग से बचाया जा सके। दूसरी बात, सर्दी के मौसम में पशुओं की चयापचय की दर बढ़ जाती है। चयापचय की दर बढ़ने से उनकी ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। इसके लिए हमें उनके आहार में भी बदलाव करना चाहिए। 15 से 20% आहार, जिसमें हरा चारा, दाना और खनिज लवण, ये सब मिक्सचर की मात्रा 15 से 20% तक बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि शरीर के तापमान सर्दी के हिसाब से मेंटेन रह सके। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए, खास तौर से सर्दी हर ऋतु के अनुसार आवास व्यवस्था और आहार व्यवस्था दोनों में परिवर्तन कर देना चाहिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है, इसलिए मैं आप किसान भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आपके मन में कोई समस्या हो, कोई समाधान हो, आप भैया पूछें। आप हाँ पूछें आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर जिस तरह अपन पशुपालन करते हैं, अब अधिकतर ये रहता है कि नेचुरल हीट पे नहीं आती है, तो उसके लिए कुछ ऐसा है कि अपन मतलब बिना टैबलेट का यूज़ करें गाय वगैरह को? कुछ पशुओं में हीट पर ना आने के कई कारण हैं जी। उसमें से सबसे मुख्य कारण है न्यूट्रिशनल एनिस्ट्रेस, यानी पोषक तत्व की कमी के कारण हीट में ना आना। जी जी। इसके कारण पशु हीट में नहीं आते, या हीट में आते हैं तो वो हीट के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, मतलब साइलेंट हीट रहता है। साइलेंट हीट भैंस में आती है और लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। दूसरी गाय भी हीट में नहीं आती हैं, जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशनल एनिस्ट्रेस या पोषक तत्वों की कमी के कारण। इस हेतु हमें उनके पोषक तत्वों की कमी जो है उसको पूर्ति करना चाहिए। जो दूध देने वाले जानवर हैं उनको 2 किलोग्राम सांद्र आहार उनके शरीर के रखरखाव के लिए तथा दूध के उत्पादन के हेतु आधा किलोग्राम सांद्र आहार प्रति किलोग्राम दूध के साथ देना चाहिए। इसके साथ साथ खनिज लवण जो कि शरीर के पशुओं के प्रजनन तंत्र को प्रभावित करते हैं, उनके लिए पूर्ति के लिए हमें खनिज लवणों का मिश्रण 40 से 45 ग्राम प्रतिदिन दुधारू पशुओं में अवश्य देना चाहिए। अगर इन पोषक तत्वों की कमी को पूर्ति कर सकते हैं तो उनमें हीट के लक्षण दिखाई देते हैं। जी जी। तो किसान भाइयों ये बात ध्यान रखेंगे तो उनके लक्षण भी प्रकट हो जाएंगे। विष्णु जी आप क्या जानना चाहेंगे? जी सर से मेरा प्रश्न है कि सर जो अभी वो भैंस है सर, उनके थन सूजन हो जाती है सर, सूजन आ जाती है और छिछड़ोपन दूध आता है और पतला दूध पड़ जाता है सर, तो इसके लिए सर क्या करें? ये थनैला रोग के लक्षण हैं पशुओं में। थनैला रोग जीवाणु, विषाणु और फंगस के द्वारा फैलने वाला रोग है और ये मुख्य रूप से उनके जो दूध देने वाले जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरियों को प्रभावित करता है। जब दूध धोते हैं, दूध धोने के समय थनों का जो जिसमें से दूध निकलता है वो छिद्र खुल जाता है और बाकी के समय छिद्र बंद रहता है। दूध धोने के लगभग आधे घंटे तक वो छिद्र खुला रहता है। तो दूध निकालने के बाद हमने पशु को जब मिट्टी में बैठ जाता है तो उस छिद्र के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं या दूसरे सूक्ष्म जीव हैं, वो उस छिद्र के माध्यम से थन के अंदर चले जाते हैं और रोग फैलाते हैं, जिसके कारण से थनैला रोग हो जाता है। इससे बचाव हेतु हमको ये करना चाहिए कि दूध निकालने के बाद पशु को आहार, दाना मिश्रण और हरा चारा दे देना चाहिए, जिससे कि वो उसको खाने में अपना कम से कम आधा घंटे का समय व्यतीत कर देगा और बैठ नहीं पाएगा। तो जो पशु सार के अंदर जो हमारी जो मिट्टी है या उसमें अंदर सूक्ष्म जीव है वो थन के माध्यम से इन्फेक्शन नहीं फैला पाएंगे और थनैला रोग नहीं हो पाएगा। जी जी। दिलीप जी आप क्या जानना चाहेंगे? जी मैं सर से जानना चाहूँगा सर। जी पूछें। कि अभी जैसे बगीचे के जो लगा रखा है, हमने एप्पल बोर का बगीचा लगा रखा है, तो उसमें जो फल आते हैं ना वो फल पीले पड़ के और गिर जाते हैं, तो इसके बारे में
जी बहुत अच्छा प्रश्न किया दिलीप जी आपने कि जो एप्पल बोर होता है तो इसमें बाद में पीला पड़ के गिर जाता है, तो इसमें मुख्य समस्या होती है इल्ली की। तो इसमें क्या होता है कि जब फूल आते इसमें अभी आपके नवंबर दिसंबर के महीने में, और उसके फल एप्पल बेर के फल आपको फरवरी मार्च तक मिलते रहते हैं। तो आप अक्टूबर नवंबर के महीने में इसमें जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड है जैसे इमिडाक्लोपिड हुआ, इसका यदि आप स्प्रे 3 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर दवा का यदि आप स्प्रे फूल की अवस्था में यदि कर देते हैं तो जो आपके जो फल है वो पीले नहीं पड़ेंगे, और इसमें जो इल्ली है जिसको फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं तो ये नहीं पनपेगी। तो आपके फल बहुत अच्छी गुणवत्ता के होंगे और इसमें इल्ली नहीं रहेगी। तो इसका जो बाज़ार भाव भी है आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसके लिए आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई कितने जागरूक हैं, उनके यहाँ क्या समस्या है खेती बाड़ी या पशुपालन की, वो हमारे विशेषज्ञ से यहीं पूछ रहे हैं और उसका जवाब भी हमारे दे रहे हैं। इसका लाभ पूरे प्रदेश के किसान जिस इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी ज़रूर उठाएं। बहन जी, आप माया जी, आप पूछें, कुछ जानना हम चाहिए। ज़मीन के बारे में पूछना चाहते हैं कि लहसुन प्याज लगाते हैं वो पीलापन क्यों आते हैं उस पर? जी प्रवीण जी, आप बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो लहसुन और प्याज की खेती जो किसान भाई और माताएं बहनें करती है, उसमें चूँकि लहसुन में सल्फर एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व होता है, उसकी कमी से भी कई बार देखा जाता है कि लहसुन और प्याज कम मतलब पीला पड़ने लगता है, या तो माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी के कारण पड़ता है, या किसी कीट या रोग के कारण भी पीला पड़ने लगता है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी लहसुन और प्याज लगाएं तो उसमें करीब प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम सल्फर को जो बेसल डोज के रूप में जैसे कि बुआई करने से पहले मिला दे और उसके बाद में लहसुन और प्याज की बुआई करें, और यदि आवश्यकता हुई उसके बाद भी तो आप इसमें सल्फर को टॉप ड्रेसिंग के रूप में भी दे सकते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में दे चुके हैं तो आप इसके लिए आप सूक्ष्म निरीक्षण करें। यदि उसमें कोई कीड़ा हो फसल में तो उसके लिए उसका निदान के लिए आप कोई सा भी कीटनाशक इमिडाक्लोपिड या थायोमेथाक्सम को इसमें स्प्रे 3 लीटर प्रति लीटर पानी में 1 ml दवा को स्प्रे करें तो इसमें यदि कीट हो तो उसका निदान हो जाएगा और नियंत्रित हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है किसान भाइयों, चाहे आपके पास डेयरी हो या आपके पास पशु हैं, बंधे हैं, या आपके पास कोई फसल है, निरंतर देख रेख बहुत ज़रूरी है। आप उनको देखेंगे तभी तो समझ पाएंगे कि मेरी फसल में किस बात की कमी है, पशुओं में कौन सी दिक्कत है, सर्दी तो नहीं लग रही, भोजन के लिए कोई भूखे तो नहीं खड़े, प्यास लग रही तो समय पे पानी पिलाएं, तभी तो आपको उत्पादन बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, फसल भी अच्छी होगी। आप सुंदर भाई, आप बोले। सर मतलब छोटा सा बाड़ा है, उसमें मैंने बल्लर लगाई, कहीं लौकी लगाई, कहीं भट्टे लगाया, तो वो लौकी का मतलब थोड़ा हो वो नैया और गल जाए, और वो बल्लर का भी मतलब पीला पड़ गया पत्ता हुन, फिर कहीं करना चाहिए उसमें। हाँ प्रवीर जी बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा सुंदर भाई आपने कि आपने 2 प्रश्न पूछे साथ में, कि एक बल्लर के लिए और एक लौकी के लिए। तो चूँकि मैं बताना चाहूँगा कि लौकी में 2 तरीके के फूल आते हैं, हाँ। एक नर और मादा फूल आते हैं। तो जो मादा फूल है उसी से लौकी बनता है, और जो नर फूल होता है उससे लौकी नहीं बनती। तो इसमें आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे लौकी में कुछ हार्मोन भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध है जो कि नर और मादा फूलों के रेशो को मेंटेन करते हैं, और जो नर फूल है उसको मादा में परिवर्तित कर देते। तो इसके लिए आप जैसे
मैलिक हाइड्राजाइड है, इसको 200 ppm के घोल का यदि आप स्प्रे इसमें करते हैं तो इसमें जो नर फूलों की संख्या कम होके मादा फूलों की संख्या बढ़ जाती है और आपके जितने भी फूल है उसमें लौकी आपकी लगेगी। और साथ में एक काम और करें कि जैसे इसमें यदि आप किसी कीटनाशक और साथ में फफूंदनाशक का भी यदि स्प्रे करेंगे तो इसमें आपके कीड़े और बीमारियां कम लगेगी। तो इस तरीके से आप लौकी का उत्पादन ले सकते हैं। इसके बाद में आपने पूछा है कि जो बल्लर है, बल्लर पीला पड़ जाता है और उसमें सूखने लगता है, तो इसमें वायरस जनित रोग होता है जिसमें पत्तियां पीली पड़ जाती है, उसकी जो सिराएं है पत्तियों की वो पीली पड़ के पत्तियां सूखने लगती है। इस तरीके से आपकी पूरी बेल सूख जाती है। तो इसके लिए आपको जब आप बल्लर के प्लांटेशन करते हैं, उसमें लगाते हैं, बुआई करते हैं, उस समय आप इसको बीजोपचार जैसे बायोस्टिन या कार्बन डाइजिन मैनकोजेब 2 ग्राम 1 किलो बीज के हिसाब से यदि आप उपचार करके यदि लगाते हैं तो ये समस्या कम आती है। तो किसान भाइयों, ख़ास तौर से मुख्य बात तो ये है कि देख रेख करें। ये सुंदरबाई जो हैं अपने घर के पास जो ज़मीन है उसमें बल्लर अर्थात सेम और लौकी ये दोनों पैदा करती हैं, उसको बाजार में बेचती हैं और इससे आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होती। आप कुछ जानना चाहेंगी माता जी? आम का पौधा में वो लगते हैं, वो जो चाय की पत्ती रहती है नहीं, वो नीचे से गोड़ में से लगती जाती है। हम उस आम का पौधा को इतना इतना नीचे से पोत देते हैं, चूना घोल के उसके पोत देते, जब भी ऊपर लग जाती है वो। सर ये चूना जो पौधे के आसपास लगाते हैं ये क्यों पोते, उसके बारे में बताएं। क्योंकि जो चूना अकेला नहीं पोता जाता है, इसमें एक्चुअल क्या होता है जिसको बोर्डो पेस्ट कहा जाता है, बोर्डो मिश्रण। तो इसमें एक्चुअली क्या रहता है, ये 3 चीज़ों से बनता है। एक तो कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा बोलते हैं, एक चूना होता है अनबुझा, और साथ में पानी। तो इसकी मात्रा को, जैसे कि आपको कोई बगीचा लगाता है, सफल किसान वही कहलाता है जिसके खेत में 2 मटके में बोर्डो मिश्रण रखा हो, एक में चूना, एक में नीला थोथा और एक में पानी। सफल किसान वही सक्सेस हो सकता है जो कि ये तीनों चीज़ें अपने खेत पे रखे, क्योंकि बहुत से बीमारियां होती है जिसका इस मिश्रण से नियंत्रण हो जाता है। तो जितनी मतलब फफूंद जनित बीमारियां होती है इससे काफ़ी नियंत्रित हो जाती है और काफ़ी सस्ता और काफ़ी कारगर उपाय होता है। तो इसमें आप 1 किलो चूना ले, 1 किलो नीला थोथा ले और 10 लीटर पानी, इसको गलने के लिए डाल दे रात भर के लिए। इसके बाद में दोनों को साथ में मिला के और ऐसे धार से तीसरे मटके में डाल दे और उसमें 10 लीटर पानी मिला दे। तो इस तरीके से आपका बोर्ड पेस्ट तैयार हो जाएगा। मतलब और इसके जो पीएच है, इसको टेस्ट करने के पीएच स्ट्रिप या पीएच मीटर से इसका परीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी ज़्यादा मात्रा में यदि चूना हो गया या ज़्यादा मात्रा में कॉपर सल्फेट हो गया तो ये पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए यदि आपको ज़्यादा अम्लीय है तो इसमें चूना मिलाना पड़ेगा, यदि ज़्यादा क्षारीय है तो इसमें आपको कॉपर सल्फेट मिलाना पड़ेगा। इस तरीके से आप बराबर मात्रा में इसका पीएच होना चाहिए, तो ये नुकसान कम पहुँचाता होगा। तो किसान भाइयों, कोई भी रासायनिक प्रक्रिया करें तो अपने विशेषज्ञ से ज़रूर पूछें, नहीं तो नुकसान ही हो सकता है। इसके लिए जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बराबर मात्रा में चूना और जो और तत्व है उसको मिलाएं तभी उसको पोतें। किसान भाइयों, किसान हमारी चौपाल में अपनी मन की बात आज पूछ रहा है, हर चौपाल में पूछता है और उसको अपनाता है। कृषि विकास के सही मायने बस यही हैं कि किसानों तक आधुनिक कृषि की नवीनतम जानकारी समय पर पहुंचे, और हम चौपाल और कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से ये निरंतर कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमोद जी, जिनके पास डेयरी हैं, दुधारू पशु हैं, उनका दुग्ध उत्पादन कम नहीं हो, उसके लिए क्या करें? तो जो हम जो आहार जो खिलाते हैं वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में खर्च हो जाता है। तो शरीर के जो पशु का दुग्ध उत्पादन है वो कम ना हो, इसके लिए हमें पशुओं के आहार में 15 से 20% की बढ़ोतरी कर देना चाहिए। अब 20% बढ़ोतरी में हरा चारा, बिल्कुल ताज़ा हरा चारा, सांद्र आहार जिसमें हम जिसको दाना बोलते हैं,
प्लस भूसा, इन सभी की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। सांद्र आहार बनाने के लिए हमको 40 भाग अनाज का दलिया, जिसमें सबसे प्रमुख है मक्के का दलिया, बाजरा, गेहूं और कनकी, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अगर मक्का उपलब्ध है तो सबसे उत्तम है। तो 40 भाग अनाज का दलिया, 30 भाग खली, सरसों की खली, सोयाबीन की खली, अलसी की खली, जो भी खली आपके बिनौले की खली जो भी आपके क्षेत्र में मिलती है, सस्ती मिलती है, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। 40 भाग अनाज का दलिया, 30 भाग खली और 25 भाग चोकर। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 भाग खनिज लवण मिक्सचर और 3 भाग नमक, इनको अच्छे से मिक्स कीजिए, मिला लीजिए। ये आपका सांद्र आहार बन जाएगा। इसके बाद पशु को दूध के हिसाब से 1 किलो दूध अगर पशु दे रहा है तो उसके दूध के लिए आधा किलो सांद्र आहार देना चाहिए और करीब 10 से 15 किलो हरा चारा, ताज़ा हरा चारा इसके अलावा देना चाहिए। सूखे भूसे में 6 से 7 किलो सूखा भूसा, इसमें गेहूं का भूसा या धान का भूसा शामिल है, दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, आहार का महत्वपूर्ण योगदान है हमारे लिए भी और पशु पक्षियों के लिए। अगर आप अच्छा आहार उनको खास तौर से दुधारू पशुओं को देंगे तो दूध जरूर बढ़ेगा। पूछो सुंदर भाई, आप कुछ पूछो। मतलब कहीं भी अपन घर बैठ के कहीं भी धंधो करा तो फिर कहीं करना चाहिए हमारे कहीं। हाँ, घर बैठ के क्या करें? हाँ। आप भी बताएं पशुपालन के बारे में, और आप भी बताएं डॉक्टर साहब। पहले डॉक्टर साहब बताएं। अगर खेती बाड़ी की ज़मीन आपके पास नहीं है या कम है तो इसके लिए पशुपालन सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, कभी हम आगे बढ़ा मतलब थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए तो बता रहा है वो। और इस हेतु सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के अंतर्गत जो कि भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन के द्वारा आप इसमें पालन कर सकते हैं और इसमें सरकार के द्वारा 50% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका प्रकरण बना के उसकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और आपको इसमें 50% तक अनुदान है। तो ये बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन की बहुत अच्छी योजनाएं हैं और आप घर बैठे इसको आराम से कर सकते हैं। भी बताएं पशुपालन के बारे में, और आप भी बताएं डॉक्टर साहब। पहले डॉक्टर साहब बताएं। अगर खेती बाड़ी की ज़मीन आपके पास नहीं है या कम है तो इसके लिए पशुपालन सबसे अच्छा उपाय है। हाँ, कभी हम आगे बढ़ा मतलब थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए तो बता रहा है वो। और इस हेतु सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM के अंतर्गत जो कि भारत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन के द्वारा आप इसमें पालन कर सकते हैं और इसमें सरकार के द्वारा 50% तक अनुदान भी दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके उसका प्रकरण बना के उसकी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे और आपको इसमें 50% तक अनुदान है। तो ये बकरी पालन, मुर्गी पालन, सूकर पालन की बहुत अच्छी योजनाएं हैं और आप घर बैठे इसको आराम से कर सकते हैं। जी प्रवीण जी, आप बताएं क्या सामयिक टिप्स देना चाहेंगे आप किसान भाइयों को? किसान भाइयों, अभी जिन किसान भाइयों के पास में ज़मीन भी नहीं है और वो खेती से संबंधित कोई कार्य करना चाहता है तो इसके लिए आप जैसे कि मशरूम उत्पादन है, मशरूम उत्पादन के लिए आपको कोई खेती की ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। आप घर के छोटे से बाड़े में मशरूम का अच्छा उत्पादन कर सकते हैं और अब अच्छा इनकम भी आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर प्रवीण जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को सामयिक जानकारी दी, खास तौर से जो किसान भाई हमारे बीच में चौपाल में बैठे हैं उनकी समस्या का समाधान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद जी, आप जबलपुर से आए, हमारे किसान भाइयों को छोटी छोटी बातों का जिनका निराकरण गांव में नहीं होता आपने निराकरण किया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी किसान भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत, आप भी कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से सतत ये प्रयास करते हैं कि किसानों तक उनकी समस्याओं का समाधान पहुंचे, चाहे पशुपालन का मामला हो या खेतीबाड़ी का हो या फलों का हो या सब्जियों का हो।
हम समय समय पर इस कार्यक्रम के माध्यम से, चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से तो ये समाधान करते ही हैं, लेकिन सोमवार से और शुक्रवार तक हर दिन शाम को 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में हम कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। उसको भी निरंतर आप देखें, आपकी समस्या का समाधान मिलेंगे। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। ताली बजाकर स्वागत करें सभी।